आज के मैट्रिक्स सेशन में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के होमोजीनियस पार्ट को करेंगे। जो हमारा लास्ट के 6th और 7th वीडियो सेशन है उसमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी। तो इस पार्ट में होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताने जा रहे हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। जिसके राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज जीरो होती हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ये राइट हैंड साइड में सब जीरो होने चाहिए। अगर एक भी नॉन जीरो होगा तो फिर होमोजीनियस नहीं होंगे। अगर इन तीनों में एक भी नॉन जीरो हो गया तो फिर नॉन होमोजीनियस हो जाएंगे, जो हमने 6th और 7th वीडियो सेशन में सॉल्व करने का तरीका बताया उससे सॉल्व होंगे। यानी तीनों जीरो हो तो इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसमें बनाएंगे हम लोग जैसे उसमें बनाया था a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x y z 0 0 0। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स B नहीं बनती है, सीधे Ax इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें केवल दो ही केस बनते हैं। पहला केस, इफ डिटर्मिनेट्स वैल्यू इज नॉट 0 देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z is equal to 0 is only solution. This solution is known as zero solution, unique solution and trivial solution. If a mod a not equal to 0 then x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 is only solution. This solution is known as zero solution, unique solution and trivial solution. Second part, if mod a not 0 then infinite solution. Mod a 0 then infinite solution. This solution is non-zero solution or non-trivial solution. तो अगर मॉड ए की वैल्यू 0 या डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू नॉट 0 के बराबर हो तो केवल एक सोल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। और अगर मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे और इस सोल्यूशन को बोलेंगे दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन जीरो सोल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। हाँ, इसका पहला एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस 3y माइनस जेड, 2x प्लस 3y प्लस 3y minus z is equal to 0. The second equation is x minus y minus 2z. And 3x plus y plus 3z is equal to 0. वही ax plus b बना दो इसका, 2 3 minus 1 1 minus 1 minus 2 3 1 3 x y z 0 0 0। ये हो गया ए एक्स इजिकल टू बी, ए एक्स इजिकल टू जीरो, उसमें बी नहीं होता। अब ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो,
2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3। अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे इसकी, -1 -2 1 3 -3 1 -2 3 3, फिर -1 3 1 -1 3 1। ये हो गया 2 -3 +2 -3 3 +6 -1 1 +3। ये वैल्यू आ गई -2 -27 और -4 -33। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 होगी, वैसे ही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। जैसे मॉड a नॉट इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, ट्रिवियल सोल्यूशन। ध्यान रहे होमोजीनियस के लिए, नॉन होमोजीनियस के लिए मत कर देना। अगर इधर एक भी वैल्यू नॉन जीरो के बराबर हो गई तो फिर ये मेथड नहीं चलेगा। ये मेथड केवल होमोजीनियस इक्वेशन के लिए है। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज 3x + 2y + 7z। 3x + 2y + 7z is equal to 0। 4x - 3y - 2z, 4x - 3y - 2z is equal to 0। And again is 5x + 9y + 23z is equal to 0। अब इसमें भी पहले डिटरमिनेंट वैल्यूज़ के पहले इसको ax + b की फॉर्म में लिख ले रहे हैं। 3 2 7 4 - 3 - 2 5 9 23 x y z 0 0 0। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू 3 2 7 4 - 3 - 2 5 9 23। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 3 - 3 - 2 9 23 -2 4 - 2 5 23 7 4 - 3 5 9। This become 3 - 69 + 18 -2 92 + 10 + 7 36 + 15। ये वैल्यू हो गई 3 × -51 -2 × 102 + 7 × 51। ये वैल्यू हो गई 0 के बराबर। अब 0 हो गई तो जब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती तो बताया था अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे ही मॉड a यानी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। अगर मॉड a या डिटरमिनेंट a की वैल्यू नॉन जीरो के बराबर होती है, इसका पहला एग्जांपल किया था, x = 0, y = 0, z = 0। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का वही तरीका है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताने का तरीका बता रहे हैं। अब इसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है जो नॉन होमोजीनियस का होता है। सबसे पहले इसमें z की वैल्यू को k कर दो। ये पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि z की वैल्यू k या x की वैल्यू k या y की वैल्यू k किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्मली z को k रखते हैं।
तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएंगे, 3x प्लस 2y प्लस 7k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी 4x माइनस 3y माइनस 2k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी 5x प्लस 9y प्लस 23k इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं दोबारा से, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 7k, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2k और 5x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 23k। अब ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस बन गई, क्योंकि राइट हैंड साइड अब जीरो रहा नहीं इसका, तो राइट हैंड साइड जीरो नहीं रहा तो नॉन होमोजीनियस बन गई। अब इसका ax प्लस बी बना लो, 3 2 4 माइनस 3, किसी भी दो इक्वेशन का बना लेना, फर्स्ट सेकंड का या सेकंड थर्ड का या फर्स्ट थर्ड का, कोई भी किसी भी दो इक्वेशन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया ax इज इक्वल टू बी। यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू अब a की फाइंड आउट करेंगे। -17 नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू a इनवर्स b आ जाएगी। अब इसमें a इनवर्स निकालने का तरीका बताया था, a मैट्रिक्स ये गिवन है 3 2 4 -3, इसका एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट निकालने का बहुत बार मेथड बता चुका हूँ। इन दोनों को चेंज कर देते हैं आपस में, इंटरचेंज, और इनका साइन चेंज होता है। ए इनवर्स कितना हो गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई थी इसकी, -17, तो 1/17। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में लगा देंगे इसको, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये था ना x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू -3 -2 -4 3, और b की वैल्यू इधर लिखी हुई है -7k 2k। मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये एक्स वाई हो गया, तो -1/17 -3 इंटू -7k प्लस -2 इंटू 2k -4 इंटू -7k प्लस 3 इंटू 2k। इसको कैलकुलेट कर दूँ तो माइनस का 1/17, ये कितना होगा 21 -4, यानी कि 17 के, और ये हो गया माइनस प्लस 34 के, -1/17 से कॉमन ले लो तो k एंड 2k, 17 कट जाएगा इससे, -1 मल्टीप्लाई करोगे तो इससे वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -k एंड y इज इक्वल टू -2k, और z की वैल्यू क्या ली थी, k ली थी। तो फॉर इनफाइनाइट रियल k देयर इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हो गया, फाइनाइट सोल्यूशन का यूनिक सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन का केस हो गया। एक बात यहाँ पे बहुत और क्लियर किए दे रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, होमोजेनियस इक्वेशन
इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब हैव ए सोल्यूशन। जो हमने सेकंड पार्ट में लिखवाया था कि हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या नॉन जीरो सोल्यूशन, वहाँ पे नॉन जीरो सोल्यूशन जो सेकंड पार्ट में लिखवाया था, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो। तो जो ये नॉन जीरो लिखवाया था, तो नॉन जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो सोल्यूशन हट गया। जीरो सोल्यूशन होमोजेनियस इक्वेशन में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो के अलावा भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। इसमें हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट ना करें, ए फाइंड आउट नहीं करें, कुछ भी ना कुछ लिखें, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 ऑलवेज सेटिस्फाई। तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई होना ही होना है। हम कोई भी यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2 की कोई भी वैल्यू लिख दें, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, तो हमेशा सेटिस्फाई होना ही होना है। तो ये जो नॉन जीरो लिखा होता है, इसका मतलब होता है जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें केवल एक ही सोल्यूशन आएगा, x0, y0 और z0 फाइंड आउट करने के बाद। सेकंड वाले पार्ट में जब नॉन जीरो लिखते हैं तो नॉन जीरो से ये कन्फ्यूज़न ना हो कि जीरो सोल्यूशन हट गया, जीरो सोल्यूशन तो बना ही रहेगा। जो अभी हमने इक्वेशन में नॉन जीरो जो जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखे हैं, उस इक्वेशन में भी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो पहला एग्जाम्पल किया था जिसमें ट्रिवियल सोल्यूशन आया था x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, उस इक्वेशन में x0, y0, z0 के अलावा कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल किया उस एग्जाम्पल में जो हमारे पास ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आए हैं, तो ये तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आए हैं, लेकिन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 तो हट ही नहीं सकता। वैसे भी जब इनफाइनाइट रियल k बोलते हैं तो k की वैल्यू 0 भी होती है। अगर यहाँ k की वैल्यू 0 रखेंगे तो x0, y0 और z0 भी आएंगे। तो नॉन जीरो से ये कन्फ्यूज़न ना हो कि नॉन जीरो का मतलब जीरो सोल्यूशन हट गया, जीरो सोल्यूशन हमेशा रहेगा उसमें। ये मैट्रिक्स का हमारा लास्ट सेशन था, ये 8th सेशन है हमारा। तो पूरे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स 1 से लेके एक सीरीज़ है हमारी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स 1 से लेके मैट्रिक्स 8 तक अगर कोई भी क्लास 12th का स्टूडेंट्स को देखेगा तो उसको पूरा मैट्रिसेस क्लास 12 का ISC बोर्ड में हो या CBSE बोर्ड में समझ में आ जाएगा। बुक जो भी तुम लोग के स्कूल में फॉलो होती हो, RD शर्मा की फॉलो हो सकती है, या ML अग्रवाल, या NCERT, या फिर RS अग्रवाल, या एस चांद की भी बुक्स आती हैं। तो जो भी बुक तुम्हारे स्कूल में फॉलो हो रही है उसको फॉलो करो। वैसे तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर थ्योरी ठीक से पढ़ोगे, इसको रिवाइंड करके पॉज करके पढ़ोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चंस में। ये हमारी श्योरिटी है, गारंटी है। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका सलूशन जो है हम करके भेज देंगे।